हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 28 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर को डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 मार्क्स आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स की हेल्प से आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। इस कोर्स के अंदर आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इससे आप जीआईबी का सिलेबस देख सकते हो, हमारे जो कंटेंट का लेवल है उसको देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है या फिर नहीं करना है। तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जो है वो समझते हैं। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है ना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो है वो दी हुई है। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, एक यहाँ पर राम नाम का पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पर एक श्याम नाम का पर्सन है। ठीक है, श्याम के पास एक कार है और श्याम जो है इस कार को बेचना चाहता है। कार का जो प्राइस है वो है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो जो राम है उसे यहाँ पर कार चाहिए थी। तो राम ने श्याम के साथ एग्रीमेंट किया कि जो श्याम है वो राम को कार देगा, कार की ऑनरशिप देगा, बदले में जो राम है वो 5 लाख रुपए श्याम को देगा। ठीक है, अब देखो ये जो एग्रीमेंट है इसको हम लॉ के द्वारा एनफोर्स कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि राम ने 5 लाख रुपए श्याम को दे दिए पर जो श्याम है वो कार की ऑनरशिप और जो कार है वो राम को नहीं दे रहा है, तो जो राम है वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, और श्याम के खिलाफ केस कर सकता है और कोर्ट को कह सकता है कि प्लीज इस एग्रीमेंट को एनफोर्स कीजिए और मुझे यहां पर कार दिलवाइए। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये एक लीगल एग्रीमेंट है और इसको हम लॉ के द्वारा एनफोर्स कर सकते हैं। यानी कि शाम को कोर्ट कहेगी कि भाई आपको 5 लाख रुपए मिल चुके हैं तो कार को डिलीवर कीजिए राम को, अदरवाइज आपके ऊपर लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो ये जो एग्रीमेंट है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट है एग्रीमेंट, कि दो या दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो यहां पर देखिए राम और श्याम के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, कि लॉ के द्वारा आप उसे एनफोर्स कर पाओ, ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एक एग्रीमेंट कब लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल होता है? तो देखो, अगर ये 5 कंडीशंस, 4 कंडीशन जो हम डिस्कस करेंगे, अगर वो फुलफिल हो जाती है तो जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सिबल बाय लॉ बन जाता है। ठीक है, पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जो एग्रीमेंट है वो सभी पार्टीज की फ्री कंसेंट से किया जाना चाहिए। यानी कि राम और श्याम इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया तो दोनों की मर्जी थी, किसी को भी डराया धमकाया नहीं गया था। दूसरा, कि जो एग्रीमेंट किया गया है वो लॉफुल कंसिडरेशन के लिए किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो राम और श्याम है उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया, तो कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में जो चीज आपको मिलती है। जैसे राम अगर कार देगा तो उसे मिलेगा 5 लाख रुपए, तो ये जो 5 लाख रुपए है ये एक लॉफुल कंसिडरेशन है, बिल्कुल। और श्याम अगर 5 लाख रुपए देगा तो इसको कार मिलेगी, तो ये भी एक लॉफुल कंसिडरेशन है, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए एग्रीमेंट का वो भी लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है कार, ये एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा। उसके बाद जो एग्रीमेंट है वो शुरू से वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो, है ना, तो वो शुरू से ही वॉइड होता है, इलीगल होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होंगी तो जो आपका एग्रीमेंट होगा वो एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा। ठीक है, और उसे हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। ठीक है, तो एक चीज और आपको याद रखनी है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होते हैं, सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होते हैं, पर सभी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा। जैसे राम और श्याम में ने आपस में एग्रीमेंट किया कि जो राम है
वो शाम के भाई को किडनैप करेगा और शाम जो है वो 5 लाख रुपए राम को देगा, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट तो है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि आप इसे लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है, क्योंकि किसी को किडनैप करना कोई लॉफुल थोड़ी होता है ना। अब दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, इसको मैं सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाना चाहूंगा। तो मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है राम, ठीक है। उसका एक बिजनेस है कि वो कार बनाकर मार्केट में सेल करता है, ठीक है। अब राम से अकेले काम जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। उसे कार को सेल करने के लिए एक पर्सन चाहिए। तो राम ने शाम को हायर किया, ठीक है। और राम ने शाम को बोला कि देखो आपने मेरे बिहाफ पर मेरी जो कार्स है ना उसको सेल करना है, और बदले में हर कार के ऊपर मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। तो श्याम यहां पर मान गया और ये जो है राम के बिहाफ पर काम करने लगा। तो राम और श्याम के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं, ठीक है। जहां पर ये जो राम है इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। देखो, जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हायर करता है अपना काम करवाने के लिए, ठीक है, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। और जो श्याम है वो है एजेंट। एजेंट वो पर्सन होता है जो कि किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर फंक्शंस परफॉर्म करता है, डीलिंग्स करता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख भी सकते हो, एक्ट के अकॉर्डिंग एजेंट वो पर्सन होता है, ठीक है, जो कि किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर एक्ट करता है, और थर्ड पर्सन के साथ अगर कोई डीलिंग होती है तो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रिंसिपल वो पर्सन होता है जिसके लिए काम किया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है इसके अंदर जो राम है वो शाम को अथॉरिटी दे रहा है कि आपने मेरे बिहाफ पर काम करना है और मेरी कारों को सेल करना है, ठीक है। अब ये जो अथॉरिटी है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस के अंदर राम रिटर्न में लिख के देगा शाम को कि आपके पास क्या क्या अथॉरिटीज है। जैसे राम शाम को कह सकता है कि आप सिर्फ इंडिया के अंदर जो है वो कार जो है वो सेल कर सकते हो। इंप्लाइड के अंदर क्या होता है? इंप्लाइड के अंदर रिटर्न में कुछ नहीं दिया जाता है, बस शो कर दिया जाता है कि सामने वाली पार्टी के पास अथॉरिटी है। जैसे मान लीजिए कि श्याम ने एक कार जो है वो इटली में सेल कर दी, ठीक है, तो राम ने कुछ भी नहीं बोला। तो यहां पर शो हुआ कि श्याम के पास अथॉरिटी है कि वो इंडिया से बाहर भी कार को सेल जो है वो कर सकता है। कहीं रिटर्न में लिखा नहीं है, पर राम प्रिंसिपल के एक्शन से, रिएक्शन से ये शो हो रहा है कि भाई श्याम जो है वो इंडिया से बाहर भी कार जो है वो सेल कर सकता है। तो ये इंप्लाइड अथॉरिटी है। इमरजेंसी के अंदर जो एजेंट होते हैं वो अपनी अथॉरिटी से बाहर निकलकर भी काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शाम को बोला गया था कि किसी भी कीमत के ऊपर आप कार को 5 लाख से कम के प्राइस में सेल नहीं करोगे, पर कार की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसकी अगर सेल ना की जाती तो वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती। तो शाम ने कार को 4 लाख रुपए में सेल कर दी, क्योंकि एक पार्टी मिल गई थी, है ना। तो इसने अपने अथॉरिटी से बाहर निकलकर सेल की है। पर इमरजेंसी के केस में तो जो प्रिंसिपल है वो इसको रेक्टिफाई कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। एजेंट कभी भी अपनी जो पावर्स है, अथॉरिटीज है, वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, डेलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि जो एजेंट है वो अपना काम करवाने के लिए कोई सब एजेंट हायर कर सकता है, पर सब एजेंट के एक्शन के लिए भी एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से बाहर निकलकर काम करता है तो फिर वहां पर जो प्रिंसिपल है वो एजेंट के एक्शन के लिए लाइबल नहीं होता है। एक खास तरह का एजेंट होता है डेल क्रेडर एजेंट, ठीक है। जो डेल क्रेडर एजेंट होता है वो क्रेडिट के ऊपर सेल करता है और क्रेडिट की गारंटी भी लेता है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन आता है एक्स, है ना, एजेंट के पास, कहता है मुझे कार खरीदनी है पर पेमेंट मैं 3 महीनों के बाद करूंगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कहता है कि नहीं भाई, हम क्रेडिट के ऊपर सेल नहीं करेंगे। पर एजेंट ने कहा कि भाई जो ग्राहक है वो भरोसेमंद है, हम उसे क्रेडिट पे सेल कर देते हैं और गारंटी मैं लेता हूं, अगर ये 3 महीनों के बाद पेमेंट नहीं करेगा तो पेमेंट मैं कर दूंगा। तो इस एजेंट को हम डेल क्रेडिट एजेंट जो है वो कहते हैं, और इसको ज्यादा कमीशन जो है वो मिलता है। अब एजेंसी को हम टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और एक है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। सबसे पहले हम बात करेंगे बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। तो दोनों पार्टीज अगर आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हम जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, तो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी एजेंट से वापस ले लेता है, ठीक है, और कहता है कि अब से आप मेरे बिहाफ पर एक्ट नहीं कर सकते हो, काम नहीं कर सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है। अगर एजेंट जो है वो काम करने से मना कर देता है, कहता है कि अब से मैं आपके बिहाफ पर काम जो है वो नहीं करूंगा, है ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर देखो,
जिस बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किया गया था, मान लीजिए कि राम और श्याम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हुआ था वो था 100 कारों को सेल करना, ठीक है। तो 100 कारें सेल हो चुकी है, तो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए जो टाइम था वो एक्सपायर हो गया, मान लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो 6 महीने के लिए किया गया था, 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल या फिर एजेंट की डेथ हो जाती है या फिर वो इंसेन हो जाते हैं तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। अगर जो बिजनेस है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, जैसे कि भाई जो सब्जेक्ट मैटर था जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की गई थी वही खत्म हो जाता है, जैसे 100 कारें थी, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की गई थी, ये जल के खाक हो गई है, तो भाई जो सब्जेक्ट मैटर है वही खत्म हो गया है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद अगर बिजनेस ऑफ एजेंसी अनलॉफुल हो जाती है, जैसे मान लीजिए जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे थे उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, तो वो अब अनलॉफुल हो चुका है ना, तो उसको हम कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो जाती है। उसके बाद देखो अगर कोई एजेंट है ना, उसने लॉफुल एक्ट किए हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पर, है ना, उसके पास जो अथॉरिटी थी उस अथॉरिटी में रहकर, है ना, उसकी वजह से अगर एजेंट को कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस को प्रिंसिपल जो है वो इंडेमनीफाई करेगा, कंपनसेट जो है वो करेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई भी एक्शन लिया, ठीक है, गुड फेथ के अंदर अथॉरिटी में रहकर, उसकी वजह से थर्ड पर्सन के राइट्स को इंजरी हो गई, नुकसान हो गया, और थर्ड पार्टी ने जो है एजेंट के ऊपर केस कर दिया, तो एजेंट का जो भी नुकसान होगा उस नुकसान को प्रिंसिपल ही इंडेमनीफाई करेगा, यानी कि कंपनसेट करेगा। अगर एक एजेंट ने अपने स्कोप ऑफ अथॉरिटी में रहते हुए, है ना, अथॉरिटी से बाहर निकले बिना कोई फ्रॉड कर दिया है, तो उस फ्रॉड के लिए प्रिंसिपल ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे एजेंट को बोला गया था कि आप इंडिया में ही कार को सेल कर सकते हो, ठीक है, तो उसने इंडिया में ही किसी पर्सन को कार जो है वो सेल की, है ना, पर यहां पर फ्रॉड कर दिया, तो इस फ्रॉड के लिए जो प्रिंसिपल है वही यहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा। ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की, ठीक है। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से ही हम समझेंगे। तो मान लीजिए एक करण नाम का पर्सन है ना, उसके पास एक कार है, ओके, कार जो है वो खराब हो गई है, कार की जो रिपेयर है वो करवानी जरूरी है, और यहाँ पर एक रोहन नाम का पर्सन है, ठीक है, जो कि कार मैकेनिक है। तो करण ने अपनी जो कार है वो रोहन को डिलीवर कर दी और बोला इसको रिपेयर कर दीजिए, और जब ये कार रिपेयर हो जाएगी तो कार हमें मुझे वापस से डिलीवर कर देना, ठीक है। तो रोहन यहाँ पर मान गया। तो करण और रोहन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर एक पार्टी, है ना, जिसको हम बेलर कहते हैं, वो अपनी कोई प्रॉपर्टी एसेट नहीं, गुड्स, अपनी गुड्स जो है दूसरी पार्टी जिसको हम बेली कहते हैं उसको डिलीवर करता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जैसे वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाता है जो बेली है वो गुड्स को वापस डिलीवर कर देता है बेलर को, ठीक है। तो यहां पर आप देख भी सकते हो, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेलमेंट के अंदर गुड्स की डिलीवरी की जाती है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। और जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है गुड्स या तो रिटर्न कर दी जाती है, ठीक है, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ बेलर, ठीक है। जो पर्सन गुड्स डिलीवर करता है उसे हम बेलर कहते हैं, और जिस पर्सन को गुड्स डिलीवर की जाती है उसको हम बेली कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गुड्स यहाँ पर बेल्ड की गई हैं, जैसे करण ने कार जो है वो डिलीवर किया है रोहन को, ठीक है, तो अगर करण को कार में किसी डिफेक्ट के बारे में पता है, मतलब कार में कोई डिफेक्ट था जिसके बारे में करण को पता था, तो करण को ना उस डिफेक्ट के बारे में बेली को बताना जरूरी है, यानी कि रोहन को बताना जरूरी है। जैसे कार की जो ब्रेक्स है वो फेल है, तो इसके बारे में बेली को बताना जरूरी है, ठीक है। अगर करण ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, तो जो भी लॉस होगा बेली को इसकी वजह से, उस लॉस को करण यानी कि जो बेलर है वो यहां पर कंपनसेट जो है वो करेगा, ठीक है। तो अगर उस फॉल्ट की वजह से डायरेक्टली बेली को कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कौन कंपनसेट करेगा, बेलर यहां पर कंपनसेट करेगा। पर अगर यहां पर गुड्स जो है वो हायर बेसिस के ऊपर बिल्ड की गई हैं, हायर परचेज के बारे में आपने सुना होगा, हायर परचेज में क्या होता है कि गुड्स यहां पर सेल कर दी जाती है ना, पर जो गुड्स की ऑनरशिप है वो अभी डीलर के पास ही रहती है, ठीक है, डीलर के पास ही रहती है जब तक कि जो बायर है वो यहां पर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता है प्राइस का। हायर परचेज के अंदर जो पेमेंट होती है गुड्स की वो इंस्टॉलमेंट में की जाती है, तो जब यहाँ पर बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तब गुड्स की ऑनरशिप उसके पास आती है, ठीक है।
तो अगर डीलर ने कोई गुड्स यहाँ पर डिलीवर की है हायर परचेज बेसिस के ऊपर, है ना, तो अगर उस गुड्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट है, चाहे उसके बारे में बेलर को पता है या फिर नहीं पता है, ठीक है, तो उस फॉल्ट की वजह से अगर बेली को यानी कि बायर को कोई भी लॉस होता है, तो उस लॉस को कौन कंपनसेट करेगा? बेलर, यानी कि डीलर जो है वो कंपनसेट करेगा। ठीक है, अगर एक बेलर जो है वो बेली को गुड्स डिलीवर करता है, ठीक है, तो यहाँ पर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन गुड्स को वैसे ही संभाल के रखे जैसे वो अपनी गुड्स को संभाल के रखता है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है, बेलर को लॉस हो जाता है, तो बेली यहाँ पर कॉम्पनसेट करता है। जो बेली है अगर वो गुड्स को अपनी गुड्स के साथ मिक्स करता है, यानी कि अगर वो बेलर के गुड्स को अपनी गुड्स के साथ मिक्स करता है बेलर की कंसेंट के साथ, तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब विदाउट कंसेंट मिक्स किया जाता है, तो गुड्स को सेपरेट करने का जो खर्चा होता है वो यहाँ पर बेली उठाता है। अगर गुड्स को मिक्स करने के बाद सेपरेट नहीं किया जा सकता है और गुड्स को मिक्स किया गया है बिना बेलर की कंसेंट के, तो उस केस में जो भी गुड्स की वैल्यू है वो बेली के द्वारा बेलर को पे की जाती है। अब बेली की क्या ड्यूटीज बनती है रिगार्डिंग द गुड्स? सबसे पहले तो जैसे ही यहाँ पर टाइम पीरियड एक्सपायर होता है या फिर जो स्पेसिफिक पर्पस है वो कंप्लीट हो जाता है, तो बेली को गुड्स जो है वो रिटर्न कर देनी है बेलर को। ठीक है, उसके बाद अगर बेली ऐसा नहीं करता है तो बेलर को जो भी लॉस होगा इसकी वजह से, है ना, तो उस लॉस को कौन कंपनसेट करेगा? बेली करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, तो जो गुड्स यहाँ पर डिलीवर की गई है बेलर के द्वारा बेली को, है ना, उससे अगर कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी प्रॉफिट होता है, तो वो जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बेली के द्वारा बेलर को दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे बेलेज लेन। अगर मान लीजिए कि बेलर ने कोई गुड्स यहाँ पर डिलीवर की है बेली को, और बेली ने वहां पर गुड्स के ऊपर कोई काम किया है, अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की है ना, तो जब तक बेली को सर्विस की पेमेंट नहीं मिल जाती है, बेली के पास राइट है कि वो गुड्स को अपने पोजेशन में रख सकता है। जैसे कार को रिपेयर करवाना, है ना, आपने कार डिलीवर की, रिपेयर करवाने के लिए वहां पर जो कार मैकेनिक है उसने कार को रिपेयर किया, सर्विसेज प्रोवाइड की, तो जो कार रिपेयर के चार्जेस हैं आप जब तक पे नहीं करोगे, जो कार मैकेनिक है वो आपकी कार को अपने पोजेशन में रखेगा, है ना, और इसी को हम यहाँ पर बेलीज लीन जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था, है ना, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग और एसेंशियल, वो कंप्लीट होता है। तो अब हम एक समरी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के दो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, एक एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट एम्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। एम्फोर्सिबिलिटी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? प्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और जो एग्रीमेंट है वो शुरू से वॉइड नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हायर करता है अपना काम करवाने के लिए। जो पर्सन हायर करता है वो प्रिंसिपल होता है, और जो पर्सन प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट करता है उसे हम एजेंट कहते हैं। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की बात करें तो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, है ना, तो एग्रीमेंट से रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, रेमुनेशन बाय एजेंट, है ना। अब जो एजेंट की जो अथॉरिटी है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है, इमरजेंसी अथॉरिटी भी हो सकती है, और पावर को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। और अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से बाहर निकलकर काम करता है तो प्रिंसिपल एजेंट के एक्शन के लिए लाइबल नहीं होता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात करें तो देखो, बिजनेस अगर कंप्लीट हो गया है और टाइम एक्सपायर हो गया है, डेथ, इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल एजेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, है ना, और बिजनेस ऑफ एजेंसी अनलॉफुल बन गया है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इंडेमनिटी ऑफ एजेंट, तो अगर एजेंट गुड फेथ के अंदर अथॉरिटी में रहकर काम करता है और एजेंट को कोई लॉस होता है, तो प्रिंसिपल लॉस को कंपनसेट करेगा। ठीक है, अ, उसके बाद देखो, अगर कोई फ्रॉड होता है, मतलब एजेंट अथॉरिटी से बाहर निकलकर फ्रॉड करता है, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो लाइबल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की बात करें तो जो बेलर है वो गुड्स को डिलीवर करता है, बेली जो है उसे गुड्स यहाँ पर रिसीव होती हैं। बेलर की ड्यूटीज होती है कि उसे फॉल्ट को डिस्क्लोज करना है और गुड्स को डिलीवर करना है, और बेली की ड्यूटीज होती है कि उसे गुड्स रिटर्न करनी है और अच्छे तरीके से उसे संभाल के रखना है। बेलीज लीन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? कौन सी स्टेटमेंट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? पहले देखो, एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन इट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसे लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी लॉफुली created without any consideration if both parties give free consent in writing। ठीक है, तो देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना,
उसके अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होता है। हालांकि कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि जब यहाँ पर लव की बातें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भाई है ना, तो आपने अपने भाई को कोई गिफ्ट कर दिया है ना, तो वहां पर बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट जो है वो हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। फ्री कंसेंट रिक्वायर्स दैट एग्रीमेंट इज मेड विदाउट क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, बिल्कुल करेक्ट है। फ्री कंसेंट का मतलब है कि कोई यहाँ पर डराया धमकाया ना गया हो पार्टीज को एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने के लिए, है ना, कोई भी इन्फ्लुएंस का यूज ना किया गया, उन्होंने अपनी मर्जी से कंसेंट दी है, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है एग्रीमेंट का वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर सेक्शन 150 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ बेलर रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स इन गुड्स बिल्ड फॉर हायर। देखो, अगर यहाँ पर हायर बेसिस के ऊपर गुड्स बिल्ड की गई है, हायर बेसिस के ऊपर, हायर परचेज के अंदर, है ना, तो वहां पर जो बेलर है उसकी लाइबिलिटी है ना। अगर मान लो गुड्स में कोई भी डिफेक्ट है, उसके बारे में बेलर को पता है या फिर नहीं पता, उस डिफेक्ट की वजह से, फॉल्ट की वजह से बेली को अगर लॉस होगा तो उसके लिए बेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे अगर एक डीलर ने एक बाइक जो है वो सेल की है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर, हायर परचेज बेसिस के ऊपर, बाइक की ब्रेक्स फेल है। अब इसके बारे में बेलर को चाहे पता है चाहे नहीं पता है, अगर यहाँ पर बेली बाइक को चलाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो भी लॉस होगा बेलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। मतलब कि फॉल्ट के बारे में पता हो या फिर ना पता हो, है ना, अगर उसकी वजह से कोई भी डैमेज होता है बेली को, तो बेलर उस डैमेज के लिए लाइबल है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा था बेलर यहां पर तभी लाइबल है अगर उसे डिफेक्ट्स के बारे में पहले से पता हो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो ये गलत है, नॉर्मल केस में चल जाता पर हायर परचेज के केस में नहीं, ठीक है। उसके बाद बेलर की कोई लाइबिलिटी ही नहीं बनती है अगर जो यहाँ पर बेली है उसने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिसिप्ट एक्नॉलेजिंग फिजिकल डिलीवरी को साइन कर दिया है, तो, है ना। उसके बाद बेलर लाइबल होगा अगर यहाँ पर बेली स्पेसिफिकली क्वालिटी इंस्पेक्शन की डिमांड करेगा, तो मतलब कि पोजेशन लेने से पहले अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन की जाती है तभी रिस्पॉन्सिबल होगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं रिगार्डिंग द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ बेली, तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखो, बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ गुड्स बेल्ड एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक ऑफ देयर ओन गुड्स ऑफ सिमिलर बल्क क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि भाई जो बेली है वो अपने गुड्स के जैसे ही बेलर के गुड्स को भी संभाल के रखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बेली जो है वो बेलर की गुड्स को अनऑथराइज तरीके से यूज करता है, ठीक है, तो जो आपका बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। यानी कि जो बेलर है वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, वॉइडेबल का मतलब है, या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है, बेलर के पास ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद बेली जो है ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इफ द बेली इज स्ट्रिक्टली लायबल फॉर एनी लॉस और डैमेज टू बेल्ड गुड्स इवन इफ दे एक्साइज ऑर्डिनरी प्रूडेंस एंड रीजनेबल केयर, तो ये गलत है। देखो, अगर ऑर्डिनरी प्रूडेंस और रीजनेबल केयर बेली ने दिखाई है, तो वहां पर जो बेली है वो यहाँ पर लॉस और डैमेज के लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर बेली जो है बेलर की गुड्स को अपनी गुड्स के साथ मिक्स कर लेता है बिना उसकी कंसेंट के, और गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है, तो जो सेपरेशन के एक्सपेंसेस हैं वो बॉर्न किए जाते हैं बेली के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर मान लीजिए बेली जो है वो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे लेबर स्किल के रिगार्डिंग, है ना, गुड्स के ऊपर, है ना, मतलब वो गुड्स के ऊपर कोई काम करता है, तो उसके पास राइट है कि वो गुड्स को तब तक अपने पोजीशन में रख सकता है जब तक कि उसको उसका रेमुनरेशन नहीं मिल जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर बेली गुड्स को मिक्स करता है विदाउट कंसेंट और इम्पॉसिबल हो जाता है गुड्स को सेपरेट करना, तो जो लॉस है ना, वो बेलर के ऊपर आ जाता है और बेली के ऊपर आ जाता है इक्वली, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो लॉस होता है वो बेली का होता है। किसका लॉस होता है? बेली का। तो पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। पहली, दूसरी और चौथी और पांचवी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप आज के टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप जेईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे जेईबी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना होगा edutap.in। वहाँ पर कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जेईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए,
है ना, और फिर आपको जेआईबी के कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। जैसे अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको 60 लाइव क्लासेस के थ्रू जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है ना, और लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाता है। ठीक है, अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए, है ना, जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। आईएफएस के साथ साथ हमारे पास पीपीबी, एएफएम, आरबीएम का भी मास्टर कोर्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको 2 दिन के लिए हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे जेआईबी नवंबर 2026 टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कोई फीडबैक प्रोवाइड करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर हम आपसे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।